राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, पटना से मेरे साथ जुड़े हैं। आपका नाम है टुनटुन आजाद, बिहार पटना से हैं। पूरा अपना विस्तृत परिचय आप स्वयं देंगे। आपने मुझसे कल संपर्क किया था फोन पे, तो मुझे लगा कि इनसे बातें कुछ मजेदार की जा सकती हैं। इन्होंने मुझे अपना जो परिचय दिया वो ये है कि इनके पिताजी को एक ब्रिटिश अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। सर, कब? 1944 में सुनाई थी? जी, 44 में। सन 44 में 1940। फांसी की। वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में का जो आंदोलन था उसमें उनपे आरोप लगे थे। उसकी सजा जो है उनको 44 में सुनाई गई थी। एक बार मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, मैंने किसी को नमस्कार नहीं किया, तो एक बार मैं सभी को नमस्कार करता हूं। बाबा जी को भी नमस्कार और सभी दर्शकों को बाबा की खरी खोटी में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो उनपे आरोप लगे उसमें उनको फांसी की सजा हुई, पर तभी देश आजाद हो गया 47 में, तो वो सजा एग्जीक्यूट नहीं हुई, पर सारे जो कैदी थे वो छोड़ दिए गए। तो आपके पिताजी इस हिसाब से तो एक फ्रीडम फाइटर हुए। जी, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, तो आपका जन्म, फिर उसके बाद जब वो जेल से रिहा हुए तब उनका विवाह हुआ, फिर उसमें आपका जन्म हुआ। आपका जन्म सर कब का है? मेरा 71 का, 1971 का मेरा जन्म। अच्छा, मुझसे इसका बड़ी मतलब मेरी बहनें थी, जी तो मैं छोटा था, मैं सबसे छोटा था। जी। पिताजी का देहांत कब हुआ है सर? 1987 में, 1987 में। क्या एज थी जब उनका देहांत हुआ है? मेरी एज समथिंग 16 साल की थी। मैं 16 साल का नहीं, था उस समय। पिताजी की एज। उनकी उम्र थी उस समय 70 साल, 70 इयर्स। जी। खैर साहब, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई? मेरी स्कूलिंग धनबाद में हुई थी। बाद में फिर जी। हम अपने गृह जिला में चले गए, जो कि आरा है। तो फिर वहां गांव के स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई। बाकी जो है कॉलेज मैंने पटना से किया। तो मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा क्रांतिकारी जिससे अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी, ऐसे पिता की संतान होना, तो भाई वो निश्चित रूप से। अच्छा, मैं समझता हूं कि जब उनको वो सजा सुनाई गई होगी तब भी वो बहुत यंग रहे होंगे। जी जी, 1917 के आसपास उन्होंने अपना जन्म, उनकी जन्म तिथि 1917 में थी। तो अगर उस हिसाब से अगर हम 42 को जोड़े तो आप लगभग 27, 37, लगभग 27 साल के आसपास उनका। जी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्रांतिकारी रहा हो और जैसे फांसी की सजा हो गई हो, खैर बच गए वो, तो भाग्य की बात है कि देश समय से आजाद हो गया। तो वर्तमान भारत और जो स्पेशली जो बिहार की दशा थी, जो उन्होंने अपने जीते जी अपनी आंखों से देखी, तो क्या उनका रिएक्शन क्या था सर? वो उनके सपनों का भारत बन पाया, या वो
एक नागरिक के तौर पे, एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के तौर पे जो भारत जो शेप ले रहा था उनके सामने, उसके बारे में वो क्या कहते थे आपसे? वो उनका क्या इंटरेक्शन होता था? जरा अपने अनुभव बताइए अपने पिताजी के साथ। जरूर जरूर, मैं बता रहा हूँ। जब मेरी उनसे बातचीत होती थी तो वो चूंकि राजनीतिक बंदी जब थे, तो पटना में बांकीपुर जेल हुआ करता था, तो उसमें हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनके साथ थे, और फिर उसके बाद वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, जहां जी पर जयप्रकाश नारायण जी उनके साथ थे, जेपी। जी और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें कई एक लोग सांसद थे और कुछ लोग बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए रहे। तो वो सभी लोग जानते थे, और लेकिन वो वर्तमान उस समय की राजनीतिक स्थितियों से वो क्षुब्ध थे और बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो ये स्थिति थी। अच्छा, क्या उनका रिएक्शन, भाई क्षुब्ध थे, सभी लोग क्षुब्ध थे, और बिहार तो बड़ा टिपिकल स्टेट रहा है, और बिहार की दुर्दशा तो उससे कौन पीड़ित नहीं है, या कौन उससे परेशान नहीं है, या कौन उससे दुखी नहीं है? तो एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया था, वो बिहार में जो उन दिनों जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, एनआरकी, टोटल लॉलेसनेस जो बिहार में थी उन दिनों जब आपके पिताजी जीवित थे, जी जी। तो वो उसको कैसे रिएक्ट करते थे? क्या मतलब उनका क्या, और उनकी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या हो गई थी स्वतंत्र भारत में? शुरू में तो वो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन से, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे वो प्रभावित थे। लेकिन बाद में जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, उनसे वो ज्यादा प्रेरित थे, जैसे लोहिया थे और बाकी जो लोग थे। तो उस समय के जो समाजवादी लोग थे, उनसे भी उसमें लोहिया का नाम प्रमुख आता है। लेकिन फिर बाद में जाते जाते फिर वो पूर्णतः जो है राष्ट्रवादी, जो भी आज जो सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन जैसे लोगों से वो प्रभावित थे। लेकिन मतलब प्रभावित थे, लेकिन उतनी मतलब ज्यादा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थे वो। नहीं, समाजवादी विचारधारा के लोग तो बाद में जब सत्ता में आए तो वो तो बेहद भ्रष्ट, और मतलब बहुत ज्यादा उनके बारे में तो क्या कहा जाए। समाजवादियों ने तो वो गुल खिलाए हैं देश में, और भ्रष्टाचार के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि भ्रष्टाचारियों में उनका नाम आज भी शीर्ष पे लिया जाता है इस देश, और स्पेशली बिहार को रसातल में पहुंचाने वालों में समाजवादियों का रोल सबसे ज्यादा रहा है। कांग्रेसियों के बारे में उनके क्या विचार थे? क्योंकि जिस जमाने में वो क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, तब तो निश्चित रूप से भाई कांग्रेस से ही तो जुड़े होंगे ना उस जमाने में। नहीं, जुड़े तो वो कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के लोग उनके साथ, उनके जेल में उनके साथ थे। और सबसे मजेदार बात यह है उसमें कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं, वही उनका केस भी देख रहे थे जब वो जेल में थे, जब उनको फांसी की सजा हुई थी। और उसमें बिहार के जो उस समय तत्कालीन श्री बाबू थे, जो उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था, स्वतः शासी पद होता था। तो बिहार के वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, श्री कृष्ण नारायण सिन्हा जी, श्री बाबू उनको कहा जाता था। तो वो सारे लोग जो है इनके फांसी की सजा के खिलाफ थे।
और राजेंद्र बाबू स्वयं, उनकी चिट्ठियां हैं मेरे पास, उसमें उन्होंने स्वयं कहा है, लिखा भी है कि मैं आपकी पैरवी जो है, उस समय एक बहुत बड़े वकील थे बलदेव सहाय जी। तो बलदेव सहाय जी बहुत बड़े वकील थे पटना हाई कोर्ट के। तो वो पिताजी के पैरवी के लिए राजेंद्र बाबू ने उनको नियुक्त किया था। लेकिन मुझे कांग्रेसियों से वो सहमत नहीं थे। बाद के कांग्रेसी नेताओं की तरफ से उनको राजनीति में चुनाव, लोकसभा चुनाव का टिकट, या फिर बाद की कई एक सारी पार्टियों ने भी, लेकिन वो वर्तमान उस समय के कांग्रेस की राजनीति से तो बिल्कुल ही जो है वो क्षुब्ध थे, और बाकी राजनीतिक पार्टियों से भी वो ये नहीं थे, सहमत नहीं थे। और वो स्वतंत्रता सेनानी तो थे उस समय, जब इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पुरस्कार योजना शुरू किया, तो उसके तहत वो बिहार के जो अन्य प्रमुख, कुछ शायद लोग रहे होंगे जिनको प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता था, तो उनमें से एक थे वो। और भी लोग रहे होंगे। एक बसावन सिंह थे, उस समय एक बड़े नेता थे। तो लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में थे। अच्छा, चलिए आपके पिताजी के बारे में हम आगे भी अगले वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। मुझे ये बताइए कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक दशा है और सामाजिक दशा है, और बिहार में जो इस समय चल रहा है, और अभी जो चुनाव आने वाले हैं बिहार में, तो अभी जो वर्तमान में जो सब कुछ जो परिदृश्य है बिहार का, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? आप उसको एक ओपनिंग रिमार्क दीजिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अभी जो वर्तमान में बिहार चल रहा है। अभी जो वर्तमान में बिहार चल रहा है, एक बिहारी होने के नाते मैं तो हमेशा गर्वित रहता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर आप भारत की कल्पना करते हैं तो बगैर बिहार के भारत की कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैंने बोला जैसे कि मैं गर्वित रहता हूं हमेशा एक बिहारी होने के नाते, तो इसके पीछे बहुत सारे मैं कारण गिना सकता हूं, कह सकता हूं। और आपके प्रश्न अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर आगे भी उस पर बोलना चाहूंगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक राजनीतिक परिस्थिति पर अगर मैं कहूं, तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो है वो बस ठीक ठाक बोल सकते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक ठाक बोल सकते हैं। वैसे आपने कहा कि भाई मैं बिहार को लेके गर्वित रहता हूं। बिहार ने ऐसा कुछ अभी तक मुझे तो दिखाई सुनाई नहीं देता है कि बिहार ने कुछ भी ऐसा किया हो जिस पे गर्व किया जा सके। हमारे देश में फिल अब तक का जो बिहार की स्थिति है, वो इस देश को सस्ती अनस्किल्ड लेबर का सप्लायर तो मैं अच्छा मान सकता हूं कि बिहार बहुत अच्छा सस्ती लेबर का सप्लायर है पूरे देश में। अगर बिहार की लेबर पूरे देश में न जाए तो वाकई इंडस्ट्री और पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बाकी प्रदेशों का, वो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। सिवाय सस्ती लेबर देने के और क्या अचीवमेंट है जिसमें गर्व किया जा सके बिहार पे? नहीं, मेरी यहाँ बातें पे को मैं थोड़ा आपसे असहमत हो सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है। क्योंकि मैं आई डोंट शुगर कोट माई वर्ड्स। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बिहारी जब गर्व करता है बिहार पे, तो उसको गर्व करने के लिए क्या मतलब होता क्या है? मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जिसपे एक बिहारी को गर्व करना चाहिए? देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बिहार जो है पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट हुआ करता था, चाहे वो प्रशासनिक मामलों में कहें या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कहें। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, डालमिया नगर उद्योग। वो हम्म। भारत की पहली ऐसी एक, आप उसको कंपनी बोले, एक बिहार का उद्योग बोले, तो वो भारत में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान था डालमिया नगर उद्योग का।
तो वो आज की तारीख में वो नहीं है। और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी अगर बोले तो बिहार में ही जो है टाटा स्टील जो है जमशेदपुर में लगाया था, जो कि आज झारखंड में है, उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बातें हमारी तो काफी मतलब भाई आगे की तरफ जा सकती है, लेकिन सर, आपके दादा ने हाथी पाला था, उसका सिक्कड़ आज भी आपके दरवाजे पे पड़ा है, गर्व करते रहिए सिक्कड़ पे। आज क्या है गर्व करने नहीं, लायक गर्व बिहार में? मैं नहीं करता हूं। मैं गर्व उन सिक्कड़ वाली बातों पे मैं नहीं कहना चाहता हूं। अगर हाँ, मैं यहां पे सहमत हूं कि आपने कहा कि बिहार जो है एक ये जो है सभी जगहों में ठीक ठाक है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा उसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा। हम बिहारी लोग बिल्डर हैं, और हमने आज ही नहीं, हमने पहले भी जो है भारत से बाहर जाकर के मॉरिशस बनाया, फिजी बनाया, सुरीनाम बनाया, ट्रिनिडाड टोबैगो और तमाम वेस्ट इंडीज से लेके बहुत सारे देशों अरे में नहीं सर, हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको सस्ती लेबर के रूप में वो भर के ले गए थे अंग्रेजवा तब, वो जहाजों में भर भर के आप लोग वहां गन्ना काटते छिलते थे। ये जितने लोग भी आप लोग मीन्स जे गए थे, फिर वहां पे बस गए, और समय के साथ तो सब, किसी पत्थर को भी आप एक जगह रख दे तो समय के साथ वो बड़ा हो जाता है, ऐसा कहा सुना जाता है। तो वो ये इसमें कुछ भी गर्व करने लायक नहीं है। कुछ गर्व करने लायक मुझे बताइए। मैं भी चाहता हूं कि मैं बिहार पे गर्व करूं, पर मुझे एक पॉइंट नहीं, दीजिए। वो वो अगर अब अगर वो ये आप भी वर्तमान के संदर्भ में पूछना चाहते हैं या संपूर्ण जो है नहीं नहीं, वर्तमान ऐतिहासिक, आज आज ऐसा कुछ बताइए कि मैं बिहार पे गर्व कर सकूं। आज देखिए, पहले से तो स्थिति बेहतर है। अगर आप सड़कों को लेकर कहें तो बहुत अच्छा है। हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया है, लेकिन यहां पर मैं देखता हूं जो एक व्यक्ति के अलावा जो संपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो जो है ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं वर्तमान में यह भी कहा जा सकता है कि बिहार से बाहर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े उद्योग वाले लोग भी हैं, लेकिन वो अपने बिहारी होने की बात तो करते हैं, लेकिन आ, वो शायद बिहार को कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री अगर दे पाते, तो इस मामले में थोड़ा हम पीछे हैं। तो ये मेरा कहना है। अभी वर्तमान में बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? मैं दर्शकों से क्षमा देखिए, चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर अगर पहले कि के पास्ट के हिसाब से देखें तो अच्छी है, मैं ये बोल सकता हूं। मतलब अभी अगर मैं जाऊं तो पटना जाऊं तो वापस आ जाऊंगा, मुझे कोई किडनैप विडनैप नहीं करेगा या मुझे लूट नहीं लेगा? वैसे मेरे पास तो होता नहीं कुछ, पर यही जो जो नहीं धोती नहीं, उड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो दुष्प्रचार ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपहरण उद्योग बंद हो गया है, हाँ, वो लगभग नहीं के बराबर है, वो तो कब का अभी खत्म हो जितने चुका है। और जितने माफिया हैं पुराने पर सब हुआ करते, तो वो आजकल कैसे जी खा रहे हैं सब? नहीं, देखिए, माफिया तो हैं, और माफिया जो है वो रहेंगे भी, लेकिन अगर कंट्रोल करने वाला ठीक हो रहे तो कंट्रोल हो सकता है, चाहे कोई भी माफिया हो, चाहे कहीं का भी माफिया हो। ये बूट लेगिंग का पूरा धंधा जो इस पूरे बिहार के बच्चे बच्चे को शराब का कैरियर बना दिया है, नीतीश बाबू को इस मामले में साधुवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने स्कूली बच्चों तक से शराब ढवा दिया। और ये माफिया ही तो सब, ये सब आज पूरे बिहार में जो घर घर बोतल सप्लाई हो रही है, तो माफिया ही कर रहा होगा। माफिया के लिए तो बहुत और कोई काम की जरूरत नहीं है। नीतीश बाबू जैसा चीफ मिनिस्टर रहे और शराब सप्लाई होते रहे, इससे बड़ा धंधा क्या देगा कोई माफिया के लिए? देखिए, यहां पर
तो सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ बिहार को ही क्यों इस मामले में कहा जा रहा है? आप गुजरात को भी देख सकते हैं, वहां भी शराबबंदी है, लेकिन वहां भी शराब मिलता है, वहां भी एक कहीं ना कहीं माफिया ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, वहां उद्योग भी है। बिहार में बहुत बड़ा इंडस्ट्री और बहुत बड़ा ट्रेड कॉमर्स का, गुजरात जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है हिंदुस्तान का। कम से कम बिहार को गुजरात से तो तुलना नहीं है करनी चाहिए। नहीं, शराब के बिहार, मामले में मैंने कहा, मैंने शराब के हाँ, मामले में कहा। मैं कहूं कि नीतीश कुमार ने बिहार के माफिया को शराबबंदी करके इतना बेहतरीन मौका दे दिया है पैसा कमाने का। 20 से 30 हजार करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ माफिया जनरेट कर रहा है पूरे बिहार को सप्लाई करके शराब। तो और अब जब इतना ल्यूक्रेटिव धंधा खुद नीतीश बाबू दे दिए, तो काहे वो अपहरण और डकैती जैसा टुच्चा धंधा करेगा माफिया? बात तो सोचने वाली है ना। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि सरकार कुछ निर्णय करती है, लेकिन कभी कभी जिस तरह से सोच के वो किया जाता है वैसा होता नहीं है। तो हो सकता है कि सरकार इस बारे में सोच रही हो और इसको ठीक किया जाए, मैं यही कह सकता हूं। हाँ, चलिए, अच्छी बात है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उस इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार, किसके, बिहार की पब्लिक क्या सोच रही है? क्या वापस लालू की पार्टी को और कांग्रेस को मौका देगी, या यही एनडीए ही रिपीट होने जा रही है, नीतीश बाबू एंड? नहीं, रिपीट तो एनडीए के ही होना है, एनडीए को ही होना है। चूंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो बिहार में कुछ है नहीं। जी। तो और बाकी जो है दूसरे जो अगर विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें ऐसा कोई दम नहीं है, और वो उसके कुछ विरासत के कुछ लोग हैं, तो उनमें भी वो जो चीजें होनी चाहिए राजनीतिक वो है नहीं। तो बस वो पारिवारिक पार्टियां चला रहे हैं, बस यही कह सकते हैं। तो वापस जो है परिदृश्य में या राजनीतिक जो है, वापस जो है बिहार में जो है वो एनडीए को ही वापस मैं देख रहा हूं कि वो एनडीए ही वापस आएगी। जो लालू की पार्टी क्या करेगी? अब देखिए, अब कहीं ना कहीं समाज हमारा जो है ना, जब से समाज में हमारा इंटरनेट और स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का प्रभाव जब से हुआ है, तो उन लोगों को जो है जनता भी अब समझने लगी है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। अगर सिर्फ एक ही पार्टी या एक ही परिवार का ही भला हो, तो कहीं ना कहीं ये तो बाकी लोग देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। ये अब नहीं होने अच्छा। वाला है, बिहार में भी नहीं। और मुझे लगता है कि अ, ठीक है, थोड़ा बहुत है बाकी राज्यों में भी है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है, मैं एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं ऐसा सोचता हूं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो प्रभाव हुआ है समाज में, भारतीय समाज में, ये कहीं ना कहीं उन जैसी ताकतों को ये खत्म कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिहार की आम जनता, आम जो गरीब गुरबा है, बिहार की सरकारें ऐसा क्या करें कि इनको बाहर जाके मजदूरी और सस्ती लेबर बन के पूरे देश में जाके स्लम्स में जो ये रह के बेचारे काम करते हैं, ये न करना पड़े और इनको बिहार में ही रोजगार मिल जाए? इसके लिए वहां की सरकार को ऐसा क्या करना पड़ेगा, और ये कुल कितने साल लगेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, इसके बारे में तो काफी हम लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सिर्फ बिहार को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है और बिहारियों को? आप समझे, अगर ठीक है मैंने एनडीए के
लिए बोला कि ठीक है बिहार में लौट के एनडीए आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का जो विभाजन हुआ था उसमें एनडीए का भी एक बड़ा रोल था, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर झारखंड की आज बात करें, वहां भी जो है जितने लोग हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सारे बिहारी ही हैं। मिशनरियों ने उनको जो है अलग एक ये डाला कि वो जो है आदिवासी हैं, वहां के मूल निवासी हैं, इस तरह की बातें उन्होंने मिशनरियों के द्वारा डाला गया स्वतंत्रता के पहले। और वो बात तक कुछ जो है, जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, जो कि हर राज्य में है, सभी जगह है, तो यहां पे एनडीए के द्वारा जो बिहार का विभाजन हुआ और जिसमें लालू की भी सहमति रही, लालू प्रसाद यादव की, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और नतीजा ये हुआ कि बिहार जो है उस समय भी जो है भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा राज्य नहीं था, एक भौगोलिक स्थिति से छोटा राज्य था, और जिसकी आबादी बहुत, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, और उसके 45% जमीन को जो है उसमें झारखंड बना दिया गया, और बाकी जो 55% जो बिहार बचा, अगर उस समय अगर हम आबादी की बंटवारा की अगर बात करें तो लगभग 10.5 करोड़ की आबादी थी सन 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ था, और लगभग 1.25 करोड़ की आबादी झारखंड में गया, उस समय के झारखंड में, और लगभग उसके बाद जो बची आबादी वो बिहार में आया। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज बिहार की आबादी जो है, भूगोल छोटा हो चुका है, और जनसंख्या बिहार की जो है लगभग 13 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं बिहार के बारे में कुछ राष्ट्रवादी लोगों की सोच बोले या जो भी है, वो बिहार के साथ जो है अन्याय हुआ है, मेरा ये मानना है। उसमें बिहार के लोगों का भी हाथ है, बिहारी जो नेता हैं उनका भी अपना जो है स्वार्थ रहा है, और बाकी जो है राष्ट्रीय स्तर के जो लोग थे वो समझ नहीं पाए, उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया। चूंकि उस समय पूरे बिहार में जब 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था, तो पूरे बिहार में 5 ही शहर थे। बाकी जो बिहार के आज जो शहर है वो कस्बा की तरह थे। बड़े जो शहर थे वो पटना था, धनबाद था, रांची था, जमशेदपुर था, बोकारो था। वो 4 जो है शहर जो है वो झारखंड में चले गए। सारा जो भू संसाधन जो है वो सारा झारखंड में चला गया, और आबादी जो है सारी आबादी यहीं रह गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक जो है बिहार के साथ ये आपकी लगभग 4-6 करोड़ आबादी तो लुधियाना, सूरत और मुंबई और इधर रहती है, दिल्ली और इधर हरियाणा, पूरा पंजाब भरा हुआ है, पूरा गुजरात भरा हुआ है, तो 4-5 करोड़ बाहर भी तो चले गए। और एक बात बताऊं आपको, बाहर आके दे आर डूइंग वेरी वेल। आपको मालूम है आज की तारीख में बिहारियों का कब्जा है दिल्ली पे, दिल्ली के बिजनेस पे, दिल्ली की राजनीति पे, दिल्ली के सामाजिक स्पेस में। आज बिहारी के बिना आप दिल्ली की कल्पना नहीं कर सकते। और अब दिल्ली का बिहारी सिर्फ लेबर क्लास और झोपड़पट्टी में रहने वाला नहीं है, आज दिल्ली का बिहारी बिजनेस ओनर है। आप किसी भी बड़े ऑफिस में चले जाइए, हो सकता है जो टॉप बॉस है वो नॉन बिहारी हो, कोई पंजाबी हो, कोई गुजराती हो, कोई मराठी हो, या कोई हरियाणा का जाट होगा, पर उसके बाद अगर उसके ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं उसमें से 18 बिहारी हैं। राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वर्क फोर्स इज बिहारी। इसके अलावा अगर अगर आज दिल्ली में 100 बिजनेस हैं, अगर 100 हैं, तो मेरा अंदाजा है कि 70 बिहारियों के हैं। दे आर द ओनर्स ऑफ दोज बिजनेसेस। तो सर बिहारीज हैव डन एक्सेप्शनली वेल व्हेन दे कम आउट ऑफ बिहार। बाबा जी मैंने तो बिहारी शुरू में ही जैसे कहा ही था, बिहार से बाहर आता है वो बहुत बढ़िया तरक्की करता है, सब कुछ है। बिहार में क्या हो जाता है?
ये तो बात सही कहा बाबा जी आपने कि बिहार में क्या हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत चिंतनीय प्रश्न है। कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति एक बहुत बड़ा कारण रहा है, मेरा ऐसा सोचना है, मानना है। तो एक अगर राजनीतिक माहौल अगर अच्छा ना हो और अगर वो माहौल दूसरे को प्रेरित ना करे, अगर कोई बाहर के उद्योगपति हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक नाकामी है। तो वर्तमान परिस्थिति में ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी मैंने तो पहले ही कहा कि अगर बतौर बिहारी मैं जो गर्वित रहता हूं, वो बातें अभी आपने भी कही। और बिहारी आज से गर्वित नहीं है। भारत का पहला साम्राज्य जो है वो मगध साम्राज्य था। आप महाभारत से लेकर के गुप्त वंश तक देख लें, सम्राट अशोक से लेकर देख ले, और इस गुजरात की आज हम चर्चा करते हैं, मैंने जूनागढ़ में देखा कि वहां पे सम्राट अशोक का जो है एक शिलालेख है जिसमें पाली लिपि में लिखा हुआ है कि ये भूभाग जो है ये भी जो है मगध साम्राज्य का अंग था। तो हमने शुरू से बाहर तक अच्छा किया है। सिकंदर को अगर शिकस्त किसी ने दिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, और उसके सेनापति की पुत्री को जो है अपनी रानी बनाया था। तो बिहारी, एज ए बिहारी मैं गर्वित रहता हूं। और कुछ कमियां हैं आज की तारीख में बिहारियों में, हम में हैं, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। मुझे लगता है कि एक बड़े राजनीतिक अच्छे सोच के साथ जो है सभी लोगों की अगर सहभागिता हो तो हम निश्चित रूप से बिहार को फिर उसके स्वर्णिम काल में ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाई साहब, मैं देखिए, मैंने जो बिहार की समस्या को समझा है ना, मान लीजिए आप दिल्ली आए या आप कहीं आए और आपको एक होटल में रुकना हो, और होटल के बाहर बैठा एक आदमी कहे कि सर आप इस होटल में जा रहे हैं, पर इस होटल के कमरों में एक चुड़ैल रहती है, भूत रहता है, या सर एक सांप है वो रहता है फनियर बड़का, तो आप उस होटल में रुकेंगे? बहुत संभव है कि आप डर जाएंगे कि नहीं यार छोड़ो, और दुनिया भर के हैं यहाँ, क्यों रुकना। सर, बिहार को लालू प्रसाद का श्राप लगा हुआ है। जब तक लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का समर्थन करने की सोच जब तक बिहार में रहेगी, तब तक कोई बाहर का आदमी इंडस्ट्री लगाने बिहार नहीं आएगा। और खुद बिहार का आदमी भी अगर उसको इंडस्ट्री लगानी होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, तो यूपी चला जाएगा, उधर झारखंड चला जाएगा, बंगाल चला जाएगा, पंजाब चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, बिहार में नहीं करेगा। क्योंकि बिहार को लालू यादव का श्राप है। जब तक उस श्राप से, लालू यादव नामक श्राप से जब तक बिहार मुक्त नहीं होगा, तब तक बिहार सस्ता लेबर का सप्लायर इस देश में बना रहेगा, मेरा ये मानना। बाबा जी, मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा असहमत हूँ। अगर ये सस्ता लेबर वाली बात जो आप कह रहे हैं, तो मैं इसको, हम बिहारियों की अपनी उपलब्धि मानते हैं, मैं मानता हूं। हम सस्ते लेबर नहीं हैं, हम बिल्डर लोग हैं, हम जीतने वाले लोग हैं। और हम जहां जा रहे हैं वहां जीत रहे हैं, और हम जीते हुए लोग हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा, तो मैं बोल रहा हूं, बिहारी क्योंकि को मैंने बिहार से आपको, बिहारी को बिहार से निकाल दीजिए, वो 24 कैरेट सोना है। बिहारी को बिहार में रख दीजिए, वो पीतल का भी दाम नहीं लगेगा उसका। बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है। बोल सकते हैं ऐसा, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम इसमें सुधार में हैं,
काफी सुधार में है, पहले से तो बहुत सुधार में है। और मैं तो अगर मैं अन्य राज्यों की भी बात करूंगा तो ठीक है, वहां उनको शायद ज्यादा सपोर्ट मिला है वहां के राजनीतिक ताकतों से या जो भी है। शायद अगर इसी तरह से हमें यहां मिलता तो आप शायद ये ना कहते आज की तारीख में, मेरा ऐसा मानना है। बाकी चलिए अगर आप आजाद साहब, आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे, पर आपसे दोबारा मैं चर्चा करूंगा और बिहार की जो विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं और जो राजनीतिक पहलू हैं और चुनाव में क्या क्या डब, मुझे आपसे बात करनी थी प्रशांत किशोर नामक एक शख्स के बारे में। चलिए वो अगले बार वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करेंगे और बिहार के लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और बिहार में भी वो 24 कैरेट सोना बन के ही निकले। आज के लिए सर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री राम।